अध्याय 6 देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े हैं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चलाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। विलियम जोन्स, आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे और शिक्षा जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देता है वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। इसके बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए और भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है, उसी को भाषाविद कहते हैं। सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां दिखा रहे थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर सांस्कृतिक फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान के असली विचारों का कानून में इसी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक वो संस्कृत एवं हिंदुत्व का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के विद्वान थे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद करेगी, बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इस प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित
करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित थे और जिसे वे आदर और महत्व देते थे। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इस विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। चित्र 3 वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक। रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा मुंशी दिखाई दे रहा है। ये मुंशी और ये पंडित। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों के विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन की आधार होना चाहिए। प्राच्यवादी क्या हो? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान करने वाले को प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानते थे, मुंशी कहलाते थे। वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा की बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है। पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्हें दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ना जाना चाहिए कि पश्चिम में किन तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैबिंगटन मैकाले की आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकार पैसा बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि इसके कोई फायदे नहीं
होने वाला था। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र से हुए विकसित अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। मैकाले ने मिंटस विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। फैसला भी किया कि अंग्रेज को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए अंग्रेजी को, और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी। ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा, सभी पक्ष इस बात पर सहमति दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रुखी हैं कि अगर किसी और स्रोत इनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उसमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स में छपा था। व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी ने नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व व समर्पण का भाव पैदा करता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रही थी, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 में वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले निर्णायक विजय का संकेत। इसमें कहा गया कि हमें जोर देकर यह बात कही जानी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड डिस्पैच नीति पत्र के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। चित्र 5 बम्बई का विश्वविद्यालय। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी
में भारत के सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों पर घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्रों में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे और ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों को अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों के ने अंतिम सेरमपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया। 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़खानी देसी लोगों को भड़का सकती है। चित्र 6 स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे जिसने सेरमपुर मिशन की स्थापना की थी। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज स्थानीय एक ग्रामीण पाठशाला। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड में से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एक फ्रांसीसी सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिरी में भारत आए थे। फ्रांसवा अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के लिए दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशालाओं की इमारतें अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी और कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम।
19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षा के रूप में तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने व सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों के चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या में एक और नतीजा भी हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय है? क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या हैं? अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे, पुणे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा था कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासक व्यवस्था को भी संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीख लेनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों के आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले और तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी दिशा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन स्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासकों को पसंद करने वाले लगे थे। महात्मा गांधी
एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यालयों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षक भारतीयों को अपनी जनता से जुड़े तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्तित्व का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेनी ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह से की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक शिक्षा के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द क्लैक्विट वर्कशॉप महात्मा गांधी खंड इतना क्लैक्विटेड। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 के दशक में आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। शांति निकेतन का चित्र है। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। यह स्थापना 1901 में शुरू की गई थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते। जब बच्चे दूसरे शिक्षकों को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के बारे में, अनुभवों के शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया है। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। चाहे वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील होते हैं, बच्चों को समझते हैं और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल के बच्चे रचनाशील, चकित होने से उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने के फैसले लिए। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कलकत्ता संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बात में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे।